हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लाए हैं एनटीए अभ्यास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से लिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है और ये सवाल जो है बहुत ज्यादा आइकॉनिक जो है, इसे कह सकते हैं कि मैं इसे देख रहा हूँ, लगभग 10 सालों से देख रहा हूँ मैं इसको, कि जब मैं पढ़ता था और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और तब भी ये सवाल था, अब भी ये सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, करते हैं इसे। The friction coefficient between the board and the floor shown in diagram is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that board does not slip on the floor. तो यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो आपके पास बोर्ड है और जो ग्राउंड है, इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के बराबर दिया हुआ है। ये रस्सी इसके हाथ से जुड़ी हुई है और ऑल द वे टू द बोर्ड अगेन। तो ये यदि इस रस्सी को खींचेगा तो ये बोर्ड जो है ये आगे की तरफ मूव करने वाला है। तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं इस आदमी का और इस बोर्ड का कंबाइन। मैं इसको एक सिस्टम मान लेता हूं बिकॉज इनके बीच में तो कोई मोशन की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो इनको एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो है मैं मान लेता हूं। इसका मास जो है इस पर्सन का वो कैपिटल एम है, इसका मास जो है स्मॉल एम है। और देखिए अब फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। जो नॉर्मल फोर्स है वो उसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जमीन कांटेक्ट में, ये बोर्ड जो है कांटेक्ट में है जमीन के, तो जमीन की वजह से एक फोर्स लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द ग्राउंड। ये पर्सन रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी। ऑफ कोर्स हम खींचने का मतलब ये है कि रस्सी फोर्स लगाएगी। अब ये ऊपर उड़ने लगेगा या नहीं उड़ेगा ये डिपेंड करता है टोटल फोर्सेस से। ठीक है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा वो इस पर लगने वाले टोटल फोर्सेस की वजह से हम बता सकते हैं। सिर्फ एक फोर्स की वजह से हम नहीं बता सकते कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। लेट्स से दैट दिस फोर्स इज इक्वल्स टू टी, टेंशन टी या फोर्स एफ, बात एक ही है। अब हम जानते हैं कि आइडियल रस्सी है, तो यहाँ पे यदि टेंशन टी है तो रस्सी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो रस्सी के ऊपर भी टेंशन लग रहा होगा टी, और ये पूरी रस्सी जो है कनेक्टेड है ऑल द वे टू हियर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ वाली रस्सी पे भी टेंशन टी और इस बोर्ड पर भी जो टेंशन है टी के बराबर लगने वाला है। अब ये देखिए बेटा, इस बोर्ड और जमीन के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये बोर्ड और इस पर्सन की जो टेंडेंसी है वो आगे जाने की है, बिकॉज यहां पे टेंशन लग रहा है टी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब है कि यदि फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा होता। यदि ये फ्रिक्शन होता तो ये इस डायरेक्शन में जो है चला जाता, तो इस टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन जो है एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। जब भी आपके पास क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, कुछ ना कुछ आ जाए, ऐसा कोई लिमिटिंग कंडीशन आ जाए, इसका मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है लगने वाला है, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन क्या है कि नॉर्मल उन सरफेसेस के बीच में जिनके बीच में फ्रिक्शन लगा रहे हैं। फ्रिक्शन लग रहा है बोर्ड और ग्राउंड के बीच में, तो नॉर्मल भी ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एन जी। अब बस यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उनको आप बैलेंस कीजिए। mg और लग रहा है वैसे इन दोनों का mg लग रहा है m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो आप बैलेंस करिए इनको तो आपको मिलेगा t प्लस एन जी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। और इस डायरेक्शन में बैलेंस करिए t इज इक्वल टू म्यू इंटू एन जी, इक्वेशन नंबर 2। हमें सिर्फ टेंशन चाहिए, हमें सिर्फ फोर्स चाहिए, तो हमें यहाँ नॉर्मल को जो है एलिमिनेट करना होगा। तो मैं इस नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। सो टी 1 प्लस 1 बाई म्यू, और ये मिल जाएगा आपको m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ से मिलेगा म्यू प्लस 1 बाई म्यू इंटू टेंशन टी इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहां से आपको मिल जाता है टेंशन T इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। तो ये आपको टेंशन की वैल्यू मिलने वाली है म्यू इंटू m प्लस m इंटू जी अपॉन म्यू प्लस 1।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है आंसर आपको सही मिल जाएगा। सवाल अच्छा था, सवाल कह सकते हैं कि इसको 4 आउट ऑफ 5 दिया जा सकता है। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके। IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके। क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों। जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। थैंक यू। इसके बाद हम चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक पार्टिकल है जो एक स्प्रिंग के अंत में बंधा हुआ है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड ऑफ t1 while the corresponding period of another spring is t2 if the period of oscillation with the two spring in series is capital T, then find the relation between t1 t2 and t। तो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं मान लेता हूं k1 के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूं इसका k1 के बराबर है। पार्टिकल यहां से बंधा हुआ है, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो पूरा सिस्टम, चाहे वर्टिकल में हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम पीरियड होता है आपके पास t1 जो दिया है आपको, वो मैं जानता हूं फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k1। अब यही सेम पार्टिकल यदि दूसरी स्प्रिंग के एंड पे बन जाता है तो टाइम पीरियड हो जाता है t2। दूसरी स्प्रिंग का मतलब क्या अंतर है उसमें कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसका अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका अलग है, ये मास अभी भी m है, तो मैं लिख सकता हूं जो टाइम पीरियड है t2 हो जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k2। अब इन दोनों जो आपके पास स्प्रिंग्स हैं इनको लगा दिया जाता है सीरीज में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ से कि दोनों स्प्रिंग्स को लगा दिया है सीरीज में और सेम ब्लॉक को फिर से बांध दिया है, तो क्या आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट। अब k इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालें,
हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएं तो 1/k1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/k1 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन m। तो यहाँ मिलेगा आपको t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इंटू m। ऐसे ही t2 मिल जाएगा आपको t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इंटू m। ऐसे ही आपको मिल जाएगा 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू t स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू m। तो 4 स्क्वायर m 4 स्क्वायर m 4 स्क्वायर m आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और आपको यहाँ मिल जाता है t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल काफी आसान था, तो इसे आप 2 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5 इसे आप रेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें आपको दिया हुआ है टू डिटरमाइन the half-life of a radioactive element, a student plots graph of ln of mod dn by dt versus t. Here dn by dt is rate of radioactive decay at time t. If the number of radioactive nuclei of this element decreases by a factor of p after 4.16 years, then find the value of p. तो हमें ग्राफ दिया है dn by dt वर्सेस टाइम का। तो dn by dt का मतलब एक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला dn का जो फॉर्मूला होता है कि किसी भी इंस्टेंट पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं उनका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t। इसको यदि डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आपको मिलेगा dn by dt इज इक्वल टू n नॉट इनटू माइनस n नॉट लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t। मॉड ले लेंगे दोनों तरफ तो ये माइनस साइन जो है हट जाएगा। सो यू विल गेट dn by dt is equal to mod dn by dt is equals to n naught into lambda और ये मिलेगा आपको e raised to the power minus lambda t। ln ले लेंगे दोनों तरफ बिकॉज ln का ग्राफ है ln dn by dt का मॉड is equal to ln of n naught lambda minus of lambda t। तो आप देखिए यदि मैं इसको y एक्सिस पर प्लॉट करना चाहता हूं, ये आपके पास क्वांटिटी है y एक्सिस पे और टाइम जो है आपका x एक्सिस पर है, एक ऐसी इक्वेशन दिख रही है आपको y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx प्लस सी। y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी आपको इक्वेशन दिख रही है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप एंड विद द पॉजिटिव इंटरसेप्ट। एक स्ट्रेट लाइन है आपके सामने और उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। इसका मतलब इस तरीके की लाइन आपको यहाँ पे मिल रही है जैसा क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ p आफ्टर 4.16 ईयर। द वैल्यू ऑफ p निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इस ग्राफ से इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, क्या टाइम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं क्या, तो चेक कर लेते हैं। तो हमें जो इसका स्लोप है वो लैम्डा की वैल्यू हमें दे देता है, तो इसका स्लोप निकालते हैं। हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं इंटेंशनली, जिससे हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके स्लोप निकाल पाए। तो भैया देखिए, ये आपके पास है 3, ये आपके पास है 4, ये आपके पास है 6, ये आपके पास है 2। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। तो मैं जब भी आपके पास ऐसी लाइन हो तो मैं क्या करता हूँ स्लोप निकालने के लिए, ये एंगल निकाल लेता हूँ थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1 है, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan थीटा जो है वो कितना है आपके पास 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप के लिए जो एंगल होता है वो यहाँ से मेजर किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/2। स्लोप हो जाएगा इसका -1/2 और इसका स्लोप कितना है बेटा माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 के बराबर 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4.16 साल के बाद 4.16 सालों के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज n इज इक्वल टू n नॉट, कितने इनिशियल थे, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू t। t कितना है आपके पास 4.16। तो इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा n नॉट e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2.08 और ये वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में e रेज टू द पावर माइनस 2.08 की वैल्यू 0.125 यानी कि 125/1000 दिया है। सो n नॉट इंटू 125/1000 ये n की वैल्यू आपको दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे, 25 से गया है 5 बार, 25 से गया है 40 टाइम्स, ये गया आपके पास 8 टाइम्स। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है n0/8
और यही आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये P के फैक्टर से जो है ये कम हो जाता है। इसका मतलब P की वैल्यू क्वेश्चन में जो आपसे पूछी गई थी कितनी आ जाएगी आपके पास 8 के बराबर। तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा 8 के बराबर आंसर हमें मिल जाता है। सवाल ठीक था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था लेकिन इतना आसान भी नहीं था, बिकॉज यहाँ पे काफी स्टेप्स इन्वॉल्व थे। हमें पहले इसको डिफरेंशिएट करना था, तो एक गलती डिफरेंशिएशन में हो सकती है। कभी कभी यहाँ लैम्डा टी, जब इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं e⁻ लैम्डा टी का, तो कुछ गलती यहाँ पे हो जाती है। दूसरा गलती हो सकता है आपके साथ यहाँ पे इक्वेशन को लिखने में और स्लोप को निकालने में आप गड़बड़ कर दें। आप मान लें कि ये 4 है, क्योंकि ये तो है जो आगे जा रही है, ये लाइन जो है आगे जा रही है, आगे का पता नहीं कहां पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, बट यहां और यहां से आप स्लोप निकाल देते हैं, जो गलत है और गलत आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, 2 गलती यहाँ पे हो सकती हैं। तीसरी गलती जो है वो यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे 0.125 जो आपको लिखा है उसको सॉल्व करने में आप गलती कर सकते हैं। कई लोग 0.125 को 125/100 लिख देते हैं, तो भी आंसर गड़बड़ा सकता है। तो बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। सवाल जो है इट्स सॉलिड 4 आउट ऑफ 5, सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 से आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास सवाल ये है कि वायर इज मेड बाय अटैचिंग 2 सेगमेंट्स टुगेदर एंड टू एंड। तो एक सेगमेंट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर इज ऑफ स्टील। तो हमारे पास 2 वायर हैं, एक वायर है आपके पास स्टील का, एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का है, एक आपके पास एल्यूमिनियम का है, एक स्टील का है। तो इनका इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो इतना दिया है। फ्रैक्शनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज P/Q। फ्रैक्शनल लेंथ का मतलब है कि एल्यूमिनियम का जो रॉड है उसका लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दैट इज फ्रैक्शनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज P/Q, where P and Q are least positive integers and about the value of P plus Q। और इनका इंडिविजुअल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है दे रखा है एल्यूमिनियम और स्टील का। तो आप देखिए बेटा, यहाँ का एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मान लेता हूँ α1 है, इसका α2 है। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए, मैं ये 20वीं बार बता रहा हूँ कम से कम, कि इफेक्टिव वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू का मतलब क्या है। कि यदि मैं इन दोनों रॉड्स में सेम टेम्परेचर डिफरेंस ला देता हूं, तो जितना टोटल एक्सपेंशन होगा उतना ही एक सिंगल रॉड ऑफ सेम फिजिकल डायमेंशन में होना चाहिए। तो यदि मैं इन दोनों की जगह एक सिंगल रॉड रख देता हूं, इसका लेंथ यदि L1 मान ले, इसका लेंथ यदि L2 मान ले, तो मैं L1 प्लस L2 लेंथ का एक सिंगल रॉड चाहता हूं, और जितना एक्सटेंशन यहां पे हो रहा है टोटल, उतना एक्सटेंशन इस सिंगल रॉड में होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो डेल्टा L1 में यहां से लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा इसका ओरिजिनल लेंथ, इसका α1 इंटू डेल्टा टी, सेम टेम्परेचर डिफरेंस मैं ला रहा हूं दोनों रॉड्स में, प्लस L2 इंटू α2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा L1 α1 प्लस L2 α2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, L1 की वैल्यू नहीं पता है लेकिन α1 पता है। α1 कितना है एल्यूमिनियम का, 23 इंटू 10 टू द पावर -6, 23 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस L2 इंटू ये कितना है आपके पास 12 इंटू 10 टू द पावर -6, 12 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और इक्विवेलेंट आपको कोफिशिएंट कितना दिया है, इक्विवेलेंट है आपके पास 19 इंटू 10 टू द पावर -6, 19 इंटू 10 टू द पावर -6। तो सबसे जो है ज्यादा रूकस जो है क्रिएट करते हैं ये 10 की पावर जो है। आप या तो इनको कॉमन ले लें, यदि कट रही हैं तो इनको काट दें। तो ये माइनस वाली पावर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। तो 10 टू द पावर -6 एटलीस्ट फॉर मी। तो आप इसे सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 23L1 प्लस 12L2 इज इक्वल टू 19 इंटू L1 प्लस L2। इसको आगे सॉल्व कीजिए। सो 23L1 प्लस 12L2 इज इक्वल टू 19L1 प्लस 19L2। चेक कर लीजिए, 23 12 19 19। इसको इधर ले जाइए तो क्या मिलेगा आपको 19 4 23, सो 4 टाइम्स L1। और इसको इधर ले जाइए इज इक्वल्स टू L2 कितना आ जाएगा आपके पास, L2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 7L2। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P/Q यानी कि एल्यूमिनियम का फ्रैक्शनल लेंथ
यानी कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 चाहिए, L1 अपॉन L1 प्लस L2। L1 की जो वैल्यू है आप इसे रख सकते हैं कि L1 की वैल्यू L1 है और L1 की वैल्यू L1 है और L2 की वैल्यू जो है 4/7 L1 के बराबर है, सो इट्स 4/7 into L1। So you will get 7 4 11, so you will get 7/11। 7/11 जो है आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है और ये आपके पास को प्राइम नंबर है 7 और 11, तो इनका जो समीशन है डिजिट्स का वो कितना हो जाएगा 7 + 11, यानी कि इनका और इसका समीशन टोटल p + q तो मिल जाएगा आंसर 18 के बराबर। सो 18 हमारा आंसर हो जाएगा, वही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल ठीक था, ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं, सो इसे 3 आउट ऑफ 5 आप दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड एट t = 0, द स्प्रिंग कांस्टेंट एट t = 0 ये बात हो रही है, द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ध्यान रखें यहां पे इन्होंने खेल दिया है, यूनिट को जो है एकदम सटल तरीके से चेंज कर दिया है जिससे पता भी ना चले और बच्चे इसे न्यूटन पर मीटर मान के सॉल्व कराएं और आंसर आ जाए गलत। तो फटाफट इसे k की वैल्यू को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10⁴ न्यूटन पर मीटर। आगे चलें, इस अनस्ट्रेच्ड एंड द ब्लॉक हैज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी। तो t = 0 पर जैसे ही अपने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया है तो हमें दिख रहा है कि ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर और ये ब्लॉक जो है 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर। ठीक, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है। तो मैं ये पूरा क्वेश्चन जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने वाला हूं। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट जो है पॉइंट ए है, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू ए यदि मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो पॉइंट ए जो है वो रेस्ट में आ चुका है और यहां से जो है स्प्रिंग बंधी है। फ्लिप कर दिया डायग्राम को मैंने 180 डिग्री, और ये जो ब्लॉक है 4 kg का, इसकी स्पीड जो है कितनी हो जाएगी ए के रेस्पेक्ट में 1 + 2 3 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये जो है रेस्ट पे आ चुका है, बेसिकली फिक्स हो चुका है पॉइंट, और ये जो ब्लॉक है अब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है k के बराबर है। रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आई आपको? देखिए रिलेटिव वेलोसिटी समझ गए ना कैसे निकाली हमने? ठीक समझ गए आप, जेई मेन देने जा रहे हैं, इतना तो आता ही होगा। तो मैं अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा इस स्प्रिंग में, ये जो ब्लॉक है रुक जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ए। तो विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये तो रुका ही रहेगा, ये जो स्प्रिंग है मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें आ जाएगा, इसका मतलब ये ब्लॉक और आगे अब नहीं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है 0 के बराबर हो चुकी है, एक्सटेंशन इसमें xm के बराबर हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने पर आपको मिलता है इनिशियल एक्सटेंशन 0 के बराबर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 × 4 × 3 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 × 10⁴ × xm²। अब इसे करिए सॉल्व, ये हाफ से चला गया हाफ और ये आपको मिल जाता है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, और ये मिल जाता है आपको xm का स्क्वायर। दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको मिल जाएगा मीटर में आंसर 0.06 के बराबर। 0.6 मीटर या 6 सेंटीमीटर कह सकते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ आप चाहे ए के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन निकालें, चाहे आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन निकालें, एक्सटेंशन का मतलब वही है जो होता है। तो सवाल जो है देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन सवाल इट टर्न्स आउट टू बी दिस सिंपल। तो कह सकते हैं कि इट्स 4 आउट ऑफ 5 जो है इस क्वेश्चन को कहा जा सकता है। ओके, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जरूर ट्राई करें और आप चेक करें कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है उनको एक टीवी सीरीज की तरह या मूवी की तरह जो है परसीव करने लगता है कि हाँ आसान है, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैं बहुत टाइम से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे जो है सारी स्टेप्स मालूम है कि कैसे क्या होना है, तो मैं एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना हो, एक बार देखने के बाद भी ना हो, तो ये जरूर आप टेस्ट करते रहें
और देखते रहें कि क्वेश्चन जो है आपसे दोबारा बन रहा है या नहीं, तभी इस वीडियो को देखने का फायदा है, वरना तो आप बिंज वॉच कर रहे हैं ना। तो ये आप जरूर चेक करें, रियलिटी चेक करें खुद से कि ये क्वेश्चन आप 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तभी कुछ फायदा होगा हमारे यहाँ पे खड़े होकर बोलने का। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है आपको, अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन का मतलब है जो उसका नुकीला पार्ट है, जो शार्प, जो उसका एंड है, उसको काट दिया है। तो जो रिमेनिंग जो पार्ट आपको बचता है वो है आपके पास ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल अल्फा, सो दैट इट्स टू एंड्स हैव क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई। यानी कि यहां का जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग है, यहां का जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग है। ठीक है। When dipped in water vertically, the water rises in it to height h, where the radius of its cross section is b. If the surface tension of water is s and its density is rho and contact angle with the glass is theta, then the value of h will be equal to. तो h की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होने वाली है, कितना जो है ये हाइट आ जाएगी। यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कैपिलरी होती तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर के बराबर। इतनी हाइट तक पानी जो है, लिक्विड जो है, चढ़ जाता है इस कैपिलरी ट्यूब में यदि क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है तो। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में पूछा गया है। तो सवाल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कैपिलरी का डेरिवेशन हम करते थे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन यहाँ पे हमें करना होगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। एक ट्रंकेटेड कोन है इस तरीके से, ट्रंकेटेड कोन। तो पहले मैं एक कंप्लीट कोन बना देता हूं। ये आपके पास पूरी कोन है और यहां तक जो है लिक्विड भरा हुआ है। और ये आपका कंटेनर है, कंटेनर। ये पार्ट जो है ये इमेजिनरी है, ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये पार्ट है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ट्रंकेटेड है तो इसका मतलब सिर्फ ये यहां तक है, सिर्फ ये यहां तक है जो आपकी कोन है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। लिक्विड जो है वो यहां तक चढ़ जाता है, लेट्स से यहां तक चढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि हाइट कितनी ये चढ़ जाता है, नॉर्मल लेवल से कितनी हाइट ये चढ़ जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यदि आप इस एज को ध्यान से देखें तो ये ग्लास है, ये लिक्विड है, तो सरफेस टेंशन की वजह से इसका जो शेप है कांटेक्ट पर वो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके का शेप जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, लाइक दिस। ये शेप आपको मिलता है। इस शेप को कहते हैं मेनिस्कस, इसे कहा जाता है। इस कर्व शेप ऑफ लिक्विड को कहा जाता है मेनिस्कस। और ये इस पॉइंट पर लिक्विड के लिए एक टेंजेंट बनाऊं कुछ इस तरीके से, और जो आपका सरफेस है सॉलिड सरफेस, वहां पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो इनके बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। लेट्स कॉल दिस थीटा। थीटा दिया भी हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, ये रहा आपका सेंटर और ये रहा आपका एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल जो है पूरा अल्फा है, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर दिया। अब वर्टिकल से इस सॉलिड सरफेस पे जो एंगल है ये अल्फा बाई 2 के बराबर है। तो मैं यहां भी कह सकता हूं कि ये जो एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया, अल्फा बाय 2। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर। ये पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा बाय 2। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। यानी ये मेनिस्कस जो है, ये मेनिस्कस किसी सर्कल का पार्ट है, किसी स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का सेंटर में मान लेता हूं कितना है, यहां पर है सेंटर इसका, और सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बी के बराबर क्वेश्चन में दी हुई है। ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर के बराबर दी हुई है। और एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये कितना हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये कितना हो गया आपके पास थीटा प्लस अल्फा बाई 2। ये एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा बाय 2 के बराबर। ठीक बात है, ठीक बात है।
ये जो लाइन है ये नॉर्मल है बेटा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं कि ये थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये भी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 होगा। अब ये ट्राइंगल देखिए आप बेटा, ये ट्राइंगल देखिए, ये बी है, ये आर है, ये एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बी। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू बी सेक थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये रिलेशन में लिख सकता हूं। अब दूसरी बात, ये जो पार्ट है ये एयर के कांटेक्ट में है, तो यहां का प्रेशर कितना होना चाहिए, पीएटीएम के बराबर। ये जो पार्ट है ये एयर के कांटेक्ट में है, तो यहां का प्रेशर होना चाहिए पीएटीएम के बराबर। ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस के बाहर का पार्ट है, ये मेनिस्कस के अंदर का पार्ट है। तो मैं एक बात तो जानता हूं अच्छे से कि यदि आपके पास एक मेनिस्कस है या एक ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, यहां आपके पास लिक्विड है, यहां एयर है, यहां का प्रेशर जो है उसको पीएटीएम के बराबर दिया है, यहां का प्रेशर मुझे नहीं पता है, जस्ट नीचे का मैं जानता हूं कि इसके ये प्रेशर और ये प्रेशर के जो डिफरेंस होता है उसे एक्सेस प्रेशर कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से पीएटीएम माइनस पी इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये 2s डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। 2s बाय कैपिटल आर के बराबर होता है ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो यहां से मैं p की वैल्यू लिख सकता हूं, कितनी हो जाएगी, पीएटीएम माइनस 2s अपॉन आर। और मैं यहां कह सकता हूं कि यहां का प्रेशर मुझे पता चल गया, यदि p के बराबर है तो यहां से h हाइट नीचे मुझे प्रेशर पता चल जाएगा इस पॉइंट पे कितना होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं कह देता हूं p डैश के बराबर, तो p डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी p प्लस रो जी एच के बराबर। तो मिल जाएगा आपको आंसर पीएटीएम माइनस 2s अपॉन कैपिटल आर प्लस रो जी एच के बराबर। और ये जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर है ये बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये सेम लेवल पे है और क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रेशर आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि पी डैश पे जो प्रेशर है वो पीएटीएम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इस प्रेशर को आप किसके बराबर कर देंगे, पीएटीएम के बराबर कर देंगे, पीएटीएम। तो यहाँ से पीएटीएम से पीएटीएम कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है रो जी एच इज इक्वल्स टू 2s अपॉन आर। और आर की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, आर की वैल्यू हमारे पास है बी सेक थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो आपके पास 2s आ जाएगा बी सेक को ऊपर ले जाएंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं 2s अपॉन रो बी जी कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो यही हमारा आंसर है 2s अपॉन रो बी जी थीटा प्लस अल्फा बाई 2। 2s अपॉन रो बी जी थीटा प्लस अल्फा बाई 2, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सवाल मुश्किल था नो डाउट, और इसको करने में आपको एब्सोल्यूट मास्टरी चाहिए सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट में। तो आप चाहें तो ये पास भी कर सकते थे, यदि जेईई मेन में आ जाता है तो आप पास भी कर सकते हैं यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एम 80% से कम स्कोर करना है, ठीक है, 80% से कम, 90% से कम। लेकिन यदि आप 100% स्कोर करना चाह रहे हैं तो कॉट आपको करना ही पड़ेगा, तब तो खैर ठीक है। सो इट्स 5 आउट ऑफ 5 जो है इसे आप रेट कर सकते हैं जेईई मेन के रेस्पेक्ट में। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1 इज हिंज्ड एट इट्स अपर एंड। ओके, तो यहाँ पे एक हिंज लगा दिया है, इस रॉड का मास है m1, एक पार्टिकल m2 मास का हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है इलास्टिकली मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास पर जो है ये हिट करता है, स्पीड कितनी है, v के बराबर। इलास्टिकली यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर है। इफ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 बाय m2 के बराबर। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो रॉड है, रॉड यहां से बंधी हुई है, तो रॉड ट्रांसलेट नहीं हो सकती है। तो रॉड के साथ क्या होगा, जैसे ही ये अटैक करेगा पार्टिकल इस पर, रॉड जो है रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं रॉड का जो एंगुलर स्पीड जस्ट टकराने के बाद हो जाता है वो ओमेगा के बराबर है। रॉड का जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो मैं इसके जिस पॉइंट ऑफ जो अटैक है, पॉइंट ऑफ जो कोलिजन है, उसका स्पीड में बता सकता हूं कितना हो जाएगा। ये डिस्टेंस l/2 है, तो ये l/2 ओमेगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज एक रिजिड बॉडी जब रोटेट होती है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है, उसका जो पाथ है वो ऐसे सर्कल होने वाला है। और सर्कल में हम जानते हैं किसी पार्टिकल की स्पीड जो होती है वो r ओमेगा के बराबर होती है। तो यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस l/2, तो इसका स्पीड हो गया l/2 ओमेगा। दूसरा, हमारा जो पार्टिकल है m2 मास का, वो रेस्ट पे आ जाता है।
तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने वाला हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन की बिफोर कोलिजन देखिए, बिफोर कोलिजन क्या था, ये पार्टिकल रेस्ट में था और दूसरा पार्टिकल जो है वो v1 v स्पीड से आ रहा था, और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये जो है L/2 ओमेगा से जा रहा है और ये जो है रेस्ट में आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज L/2 into ओमेगा माइनस 0 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू L ओमेगा बाय 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि जितने भी फोर्सेस इस पूरे सिस्टम पर लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम पर लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का जो टॉर्क है इसके अबाउट जो है 0 के बराबर है। इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो 0 के बराबर है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा m2 into v into L/2 प्लस 0, ये एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का, रॉड का, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है, रॉड जो है रोटेट हो रही है, तो आई ओमेगा लिख सकता हूँ। सो m1 L स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे आप जो कैंसिल आउट कर सकते हैं कैंसिल आउट कर लीजिए, और ओमेगा की जगह में रख सकता हूँ यहाँ पे 2v बाय एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2v बाय एल। मिलेगा आपको यहाँ से m2 v L/2 इज इक्वल टू m1 by 2 L स्क्वायर 3, सॉरी दिस इज 3, और ओमेगा की वैल्यू जो है 2v बाय एल रख देंगे आप, 2v बाय एल। सो L से L स्क्वायर चले गए सारे, और क्या जा सकता है, v से v कैंसिल आउट हो गया है, तो मिलेगा आपको m2 by 2 इज इक्वल टू m1 2m1 by 3। ये रिजल्ट आपको मिलता है। आपको निकालना है m1 by m2 निकालना है। सो m1 by m2 इज इक्वल टू 3/4। सो 3/4 हमें आंसर मिल जाता, 3/4 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस सवाल में। ठीक है, सवाल ठीक था, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल, तो ये इसे 4 आउट ऑफ 5 इसे आप दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाने में लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल पर ये 3 मेजर प्लेलिस्ट हैं जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि एनटीए अभ्यास, जो एनटीए का जो ऑफिशियल ऐप है, उनमें जो एजेंसी है जेईई मेन का पेपर बनाती है, उन्होंने एक मॉक टेस्ट का सेट दिया है आपको। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, 100+ मॉक टेस्ट हैं, तो उनमें से आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा वो रेकमेंड करते हैं। लेकिन इतने सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पास और भी चीजें हैं रिवाइज करने के लिए। तो ये प्लेलिस्ट का मेन एम ये है, मेन गोल ये है, मेन विजन ये है कि आप लोग सबसे कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ इसका उठा पाएं मॉक टेस्ट का। इसके लिए जो है वी कम इनटू द प्ले, कि हम यहाँ से क्वेश्चन छांट के और आपको यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, जिससे कम समय में आपका जो है इनका रिवीजन हो सके। दूसरा हमारे पास है, अच्छा चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए, पूरी सीरीज जो है बहुत ऑसम है। इसके बाद यहाँ पे एचसीवी के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे चैप्टर्स के एचसी वर्मा के, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कराए कि यदि आपको कोई भी चैप्टर एचसीवी से करना है, आपको लगता है कि एचसीवी मुझे करना चाहिए इन चैप्टर्स की, तो आप यहाँ पे जरूर चेक करें इसको। ठीक है, बताता हूँ कि आपकी, जैसे आप 4th अटेम्प्ट देना चाहते हैं जेईई मेन का, आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वीक हैं। मान लीजिए रोटेशन आपका बहुत ज्यादा वीक है कि आपको रोटेशन नहीं आता, तो आप रोटेशन का पहले कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी पढ़िए उसको, कि रोटेशन जो है वो क्या चीज है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से एग्जाम्पल्स देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन जो है कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप एचसी वर्मा के जो क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड, वो देख सकते हैं। इससे आपको जो है एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो ये जरूर चेकआउट कीजिए एचसीवी का जो प्लेलिस्ट है। और हमारे पास लास्ट सबसे ग्रैंड हमारे पास क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में 2 लेक्चर्स हैं हर एक चैप्टर पे, 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 हैं। तो उसका थ्योरी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे आए हुए हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस कराए हैं, तो इसे जरूर चेकआउट कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हैं किसी चैप्टर वाइज, तो ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है,
तो इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।